तो माय डियर स्टूडेंट्स और जितने भी मित्र दोस्त जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, कोई भी देख सकता है, सीखने के लिए कोई वो नहीं है, कोई भी समझ सकता है। ये यूरोप का इतिहास है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th का द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, यानी यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण। मेरा नाम है कृष्ण मोहन। ये क्लास 10th की बुक है और क्लास 10th का हिस्ट्री मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो चलिए हम पढ़ते हैं। ये तो हमने पढ़ चुका है, मैं इसका सार में आपको बता देता हूँ। क्या है कि पूरा हमने पढ़ा और फिर समझ में कुछ ना आए तो कोई पढ़ने का उद्देश्य नहीं बनता। तो यहाँ जो भी हमने पढ़ा, तो हमने यहाँ देखा कि यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं उनकी अलग अलग संस्कृतियाँ हैं, एथनिक ग्रुप्स, उनकी जाति अलग है, लिंग्विस्टिक अलग अलग भाषाएं हैं उनकी, और फिर भी वो एक हैब्सबर्ग एम्पायर के अधीन, इतने बड़े साम्राज्य के अधीन रह रहे हैं। अब उस समय वो एक साथ रह तो रहे थे, तो लास्ट में हमने ये भी पढ़ा था कि सिर्फ एक ही कारण था जिसके कारण वो एक साथ एक ग्रुप में रह रहे हैं, और वो एक कारण ये था कि उनकी राज्य शासक के प्रति क्या थी, निष्ठा थी, राजभक्ति थी। तो ये तो लिखने के लिए लिख दिया गया, और जो भी है, तो सबसे मूल चीज़ यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कि राष्ट्रवाद का निर्माण। तो हमने देखा कि हैब्सबर्ग एम्पायर जो था, तो इसमें वर्तमान का जो ऑस्ट्रिया और हंगरी है, ये हैब्सबर्ग एम्पायर के अधीन था। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ऑस्ट्रिया और हंगरी अलग अलग नेशन स्टेट बन चुके हैं, इटली अलग हो चुका है। तो कहने का मतलब ये है कि हैब्सबर्ग एम्पायर जो इतना बड़ा था, उसके अधीन ये लोग किसी भी व्यवस्था, बस अब ये सामान्य आदमी की ताकत कितनी है, वो कैसे विरोध करेगा। तो उस समय विरोध की इनके अंदर कोई भावना नहीं थी, और ये राष्ट्रवाद वाली भावना, एकीकरण वाली भावना से अभी इनका सामना नहीं हुआ था। लेकिन जैसे ही फ्रांस की क्रांति के कारण पूरे यूरोप में क्रांति की लहर जब फैलने लगी, तो इनके मन में आया होगा, और फिर इस बात से इनके मन में भी राष्ट्रवाद की भावना आई होगी, और इन्होंने अपनी भाषाओं के आधार पर, जाति के आधार पर नेशन स्टेट की मांग करना शुरू कर दिए होंगे। और इस पूरे चैप्टर का उद्देश्य यही है कि इतने बड़े क्षेत्र में और इतनी ज़्यादा जातियाँ थी, तो ये बड़े क्षेत्र को बांट बांट के नेशन स्टेट बन गया, और इन्होंने बाद में मांग की होगी, भाषा के आधार पर, जाति के आधार पर नेशन स्टेट की मांग की होगी, फ्रांस की क्रांति से प्रेरित होकर, और फिर नेशनलिज्म इस तरह से आया यूरोप में। तो मेरा उद्देश्य आपको ये समझाने का था कि इस पूरे पैरा का अर्थ क्या है, और मुझे लगता है कि मैं समझा पाया हूँ। चलिए अब आगे वाले पैरा का रिवीजन करते हैं। और यहाँ हमने पढ़ा था दी अरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। अब अरिस्टोक्रेसी, अभिजात वर्ग जो है, और न्यू मिडिल क्लास है, इनका राष्ट्रवाद में कैसे योगदान था, ये पढ़ने का क्या मतलब निकला। तो देखिए, हमने इसमें देखा था कि जो अरिस्टोक्रेसी अभिजात वर्ग है, जो जमींदारी अभिजात वर्ग है, वो सामाजिक रूप से और राजनीतिक रूप से बहुत प्रबल वर्ग था इस महाद्वीप में, यूरोप में। और हमने देखा कि यहाँ पर जो यूरोप है, यूरोप में ज़्यादा भाग किसका है, किसानों का। और ये किसान किस रूप में है, कुछ कृषिदास के रूप में है, और इनको गुलामी का जीवन जीना पड़ रहा है। तो अब इनको कुछ परेशानियाँ हुई होंगी, ये सोशली और पॉलिटिकली डोमिनेंट क्लास जो है अपना लैंडेड एरिस्टोक्रेसी का, इनके द्वारा कुछ ना कुछ इनके साथ दमन या अत्याचार किया गया होगा, जिसके विरोध में ये खड़े हुए होंगे। तो इस तरह से ये पढ़ने का उद्देश्य ये है कि जो मेजॉरिटी थी उनके आगे माइनॉरिटी, जो डोमिनेंट क्लास थे, भले ही ये प्रबल थे, मगर इनको झुकना पड़ा होगा, और नेशनलिज्म की बात के आधार पर इनको भी कुछ अधिकार उस तरह से मिले होंगे। और डेमोक्रेसी की बात थी, लिबरलिज्म, राष्ट्रवाद की बात थी। तो आप समझ पा रहे होंगे। चलिए हम नेक्स्ट पेज में चलते हैं। फिर यहाँ पर हमने देखा था कि इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गया। तो सबसे पहले तो इंग्लैंड में आया था। अब इंग्लैंड भी यूरोप का हिस्सा है, लेकिन फ्रांस में और जर्मनी में 19th सेंचुरी में आया। इंग्लैंड में भी जब आया था तो हमने देखा कि वहाँ नगरों का विकास हुआ और एक व्यापारिक वर्ग का एग्जिस्टेंस आया सोसाइटी में, ठीक है। और फ्रांस और जर्मन में जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, औद्योगिकीकरण आया, तो इस औद्योगिकीकरण के आने के कारण यहाँ के समाज में एक नया वर्ग, वर्किंग क्लास पॉपुलेशन,
और मिडिल क्लास का वर्ग अस्तित्व में आया। और ये मिडिल क्लास और वर्किंग क्लास पॉपुलेशन जो था, वैसे तो ये जनसंख्या में बहुत कम थे, और लेकिन इनका भी कुछ ना कुछ योगदान था। अब इनका योगदान हमको आगे देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ तक हमने ये पढ़ा था कि राष्ट्रवाद की भावना, नेशनल यूनिटी की भावना, राष्ट्रीय एकता की भावना को प्रेरित करने में एजुकेटेड, जो वेल एजुकेटेड सोसाइटी के मेंबर्स थे उनका, और लिबरल मिडिल क्लास जो उदारवादी मध्यम वर्ग के लोग थे उनका योगदान था। और ये भी कब हुआ? जब समापन हो गया किसका? प्रिविलेजेस का। जो विशेषाधिकार अभिजात वर्ग को प्राप्त थे, उनका जब समापन हो गया तो उसके बाद नेशनल यूनिटी, राष्ट्रीय एकता को बल मिला, और उसको लाने वाले ये एजुकेटेड लोग थे। मध्यम वर्ग के जो उदारवादी मध्यम वर्गीय लोग थे वो लोग थे। तो इनका भी राष्ट्रवाद में योगदान इस प्रकार रहा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूली बिल्कुल यहाँ से कि व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर, यानी उदारवादी राष्ट्रवाद जो था उसका क्या अर्थ है, यहाँ पर क्या मतलब है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। आइडियाज़ ऑफ नेशनल यूनिटी इन अर्ली 19th century यूरोप वर क्लोजली एलाइड टू द आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म। तो राष्ट्रीय एकता की जो बात कहते हैं हम कि अर्ली 19th century का यूरोप था, जो वहाँ पे क्लोजली एलाइड यानी जुड़ा हुआ था उदारवाद की भावना से। जो विचार था, उदारवाद का जो विचार था, वही राष्ट्रीय एकता की भी बात थी यहाँ पर। द टर्म लिबरलिज्म डिराइव्स फ्रॉम द लैटिन रूट लिबर। जो शब्द हम ले रहे हैं लिबरलिज्म, उदारवाद, डिराइव्स फ्रॉम द लैटिन रूट, यानी लैटिन मूल के। अब लैटिन हम समझते हैं, लैटिन हमको देने वाले हैं रोमन सिविलाइजेशन वाले, तो लिबर से लिया गया है। और लिबर का वर्ड लिटरली मीनिंग इसका होता है फ्री, यहाँ लिखा हो मीनिंग फ्री। तो द टर्म लिबरलिज्म डिराइव्स फ्रॉम द लैटिन रूट लिबर मीनिंग फ्री। तो लिबरलिज्म जो लिया गया है, लैटिन वर्ड, लैटिन मूल के शब्द लिबर से लिया गया है, और जिसका अर्थ होता है फ्री। फ्री माने मुक्त। फॉर द न्यू मिडिल क्लासेस लिबरलिज्म स्टूड फॉर फ्रीडम, फॉर द इंडिविजुअल एंड इक्वलिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ। देखिए यहाँ थोड़ा सा अंतर है फ्री और फ्रीडम में। फॉर द न्यू मिडिल क्लासेस लिबरलिज्म स्टूड फॉर फ्रीडम, और यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं? द टर्म लिबरलिज्म डिराइव्स फ्रॉम द लैटिन रूट लिबर। तो लैटिन रूट लिबर, इसका मतलब है कि लैटिन मूल का जो शब्द लिबर है उसी से लिबरलिज्म शब्द को लिया गया है। और लिबर का मतलब होता है फ्री यानी मुक्त। लेकिन फॉर द न्यू मिडिल क्लासेस, जो नया मध्यम वर्ग एग्जिस्टेंस में आया, अस्तित्व में आया है, तो लिबरलिज्म स्टूड फॉर फ्रीडम। उनके लिए लिबरलिज्म यानी उदारवाद का मतलब है आज़ादी। यहाँ पर लिबरलिज्म का मतलब था मुक्त, और आज़ादी दोनों में अंतर है, थोड़ा सा अंतर है। फॉर द इंडिविजुअल यानी व्यक्तिगत आज़ादी की बात कर रहे हैं, एंड इक्वालिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ, और सभी को कानून के समक्ष समानता का अधिकार मिले। फ्रीडम, आज़ादी मिले हर व्यक्ति को, और सभी को समानता का अधिकार मिले, यही इनके लिए, मिडिल क्लास के लिए यही उदारवाद था। पॉलिटिकली इट एम्फेसाइज द कंसेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय कंसेंट। और राजनीतिक रूप से अगर हम बोलें तो ये जो लिबरलिज्म नाम का शब्द है, उदारवाद नाम का जो शब्द है, ये जोर डालता था इस बात पर, इस अवधारणा पर कि जो गवर्नमेंट बनना चाहिए वो कैसे बनना चाहिए? स्वीकृति से, बाय कंसेंट। किसकी स्वीकृति? लोगों की स्वीकृति से। ये जबरन थोपा नहीं जाना चाहिए हमारे ऊपर। सिंस द फ्रेंच रिवॉल्यूशन लिबरलिज्म हैड स्टूड फॉर द एंड ऑफ ऑटोक्रेसी एंड क्लैरिकल प्रिविलेजेस। तो क्योंकि हमने देखा है यहाँ पे कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो है वो एक अलग चीज़ हो गई है यहाँ पर, और लिबरलिज्म जो है, दो बातें की जा रही है कि क्योंकि फ्रेंच रिवॉल्यूशन और लिबरलिज्म हैड स्टूड फॉर द एंड ऑफ ऑटोक्रेसी, निरंकुशता को समाप्त करना चाहती थी फ्रांस की क्रांति, एंड क्लैरिकल प्रिविलेजेस को। क्लैरिकल प्रिविलेजेस यानी जो क्लर्जी था, फर्स्ट एस्टेट थे जो, दे वर अलाउड टू अवॉइड
टू बी ट्रायल्ड इन किंग्स कोर्ट, मतलब इनको एक प्रिविलेज दिया गया था कि अगर इनने फेलोनी किया है, फॉर सम फेलोनी, अगर इन्होंने कोई बहुत बड़ा महा अपराध किया है तो भी इनको ये प्रिविलेज मिला हुआ था, विशेषाधिकार मिला हुआ था कि इन पर राजा की कोर्ट में, दरबार में कोई मामला नहीं चलेगा। और ये होता भी था, ये बड़े बड़े दुष्कर्म करते थे, अपराध करते थे और प्रिविलेज के कारण बच जाते थे। तो फ्रांस की क्रांति इसीलिए हुई थी, और लिबरलिज्म, उदारवाद की बात तो जो हो रही थी वो इसीलिए हो रही थी कि ये चाहते थे कि ऑटोक्रेसी यानी निरंकुशता को समाप्त करें, और जो क्लर्जी वगैरह को जो विशेषाधिकार मिले हुए हैं उनको समाप्त करें। साथ में एक कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थ्रू पार्लियामेंट, और ये क्या चाहते थे, क्या चाहते थे, एक ऐसी प्रतिनिधि सरकार चाहते थे, और जो किसके द्वारा आना चाहिए, पार्लियामेंट, संसद के द्वारा आना चाहिए। हमारे यहाँ भी हम देखते हैं कि सांसद चुने जाते हैं, फिर सांसद अपने में से सरकार, प्रधानमंत्री चुनते हैं, और सब कुछ संविधान के अंतर्गत होता है। तो ये भी यही चाहते थे कि ये क्या कर दें, निरंकुशता को समाप्त कर दें, और जो विशेषाधिकार मिले हैं उनको समाप्त कर दें, और यहाँ पर एक प्रतिनिधि सरकार बने जो संसद के द्वारा चुनी जाए और संविधान के अंतर्गत कार्य करे। आगे देखते हैं, 19th सेंचुरी लिबरल्स ऑल्सो स्ट्रेस्ड द इनवायोलेबिलिटी ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। अब यहाँ पर एक बात है जो, चलिए देखते हैं धीरे धीरे, फिर आपको मैं सार में भी बताऊंगा। यहाँ पे जो मीनिंग है वो पढ़ते हैं। 19th सेंचुरी लिबरल्स जो थे, उदारवादी, ऑल्सो स्ट्रेस्ड द इनवायोलेबिलिटी ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, मतलब ये समर्थन करते थे, ये चाहते थे कि निजी प्रॉपर्टी का अधिकार लोगों से ना छीना जाए। जैसे हमने देखा कि रसिया में भी जब हमने हम पढ़े थे क्रांति रसिया की, तो वहाँ पर सोशलिस्ट पार्टी, तो यहाँ पर भी कुछ सामाजिक लोग थे, वामपंथी वगैरह, है ना। तो उन लोगों का ये कहना था कि भाई सारी जो मतलब आर्थिक स्रोत हैं वो सब किसके हाथ में होना चाहिए, सरकार के हाथ में होना चाहिए। यानी जो पूंजी का वितरण है वो समान समान होना चाहिए, सबको बराबर बराबर मिलना चाहिए। पूंजी का बंटवारा एक जैसा होना चाहिए, सबकी सैलरी फिक्स होना चाहिए, न किसी को कम मिलना चाहिए न किसी को ज़्यादा। और जब ऐसा होगा तो समाज अच्छा बनेगा, समाज में सब जगह अच्छाई रहेगी, किसी को किसी से कोई शिकायत नहीं रहेगी, कोई अपराध नहीं होगा। लेकिन उस समय जो उदारवादी थे वो बोलते थे कि प्राइवेट प्रॉपर्टी का अधिकार लोगों से नहीं छीना जाना चाहिए। उनका ये मानना था कि जो निजी संपत्ति बनाने का जो लालच है, पैसा बनाने का जो लालच है, तो लालच की वजह से लोग ज़्यादा प्रयास करते हैं, योग्यता हासिल करते हैं। अब यहाँ पर हम जैसे इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, अब जो ज़्यादा लालच करेगा, योग्य बनेगा, तो उससे समाज तो सुधरेगा ही, अच्छा बनेगा, समाज में कुछ अच्छी चीज़ें आएंगी। लेकिन कई बार हमको उसका दूसरा रूप भी देखने को मिलता है कि लालच के उससे लोग अपराध भी कर बैठते हैं ज़्यादा कमाने के चक्कर में। अब जैसे यहाँ फैक्ट्री वाली बात करें अगर, कि यहाँ इंडस्ट्री डल रही, तो इंडस्ट्री में मान लीजिए कि जो उद्योगपति लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लालच के उससे अब प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे, प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए मज़दूरों से बलात् श्रम करवाएंगे, बहुत मेहनत करवाएंगे और उनको पारिश्रमिक बहुत कम देंगे। तो इसलिए प्राइवेट प्रॉपर्टी को समाजवादी विचारधारा के लोग बोलते थे कि प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होना चाहिए, निजी संपत्ति का अधिकार नहीं होना चाहिए। लेकिन उदारवादी बोलते थे कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, इससे कंपटीशन आएगा समाज में। इनने उदाहरण भी कई प्रस्तुत किए थे, बोले देखिए पिछले के समय में जो भी निजी प्रॉपर्टी को समर्थन करने वाले थे वो देश विकास कर गए, वो विकसित देश हैं। और अगर हमने इनको नहीं अपनाया, प्राइवेट प्रॉपर्टी निजी नहीं किया, उनका साहस नहीं बढ़ाया, और उनने अगर अपना योग्यता नहीं बढ़ाया, तो हो सकता है हमारा समाज अच्छा ना हो। तो दो दो विचारधाराएं चलती रहती हैं। तो यहाँ पे हमको सिर्फ इतना ही लिखा है कि जो लिबरल्स थे वो निजी संपत्ति के अधिकार को समाप्त करने के पक्ष में नहीं थे, समर्थन करते थे कि निजी संपत्ति लोगों को कमाने का अधिकार देना चाहिए, जो जितना मेहनत करे वो उतना कमा सकता है। चलिए यहाँ से पढ़ते हैं, येट इक्वालिटी बिफोर द लॉ डिड नॉट नेसेसरीली स्टैंड फॉर यूनिवर्सल सफरेज। और अभी तक जो समानता का अधिकार मिला था बिफोर द लॉ, बात कर रहे थे उदारवाद वाले, तो
डिड नॉट नेसेसरीली स्टैंड फॉर यूनिवर्सल सफरेज, यानी व्यापक मताधिकार अभी तक नहीं दे रहा था। कानून की नज़र में तो सबकी समानता की बात कर रहे हैं, लेकिन यूनिवर्सल सफरेज यानी जो व्यापक मताधिकार था कि महिलाओं को भी पुरुषों को भी जिनके पास संपत्ति नहीं है उनको भी, तो ये बात नहीं थी अभी। ठीक है, तो बिफोर द लॉ इक्वालिटी, समानता अभी इतना नहीं दे पा रही थी लोगों को कि उनको मताधिकार मिल जाए। और यू विल रिकॉल दैट इन रिवोल्यूशनरी फ्रांस, जब क्रांति चल रही थी, आप याद कर पा रहे होंगे, फ्रांस में, विच मार्क्ड द फर्स्ट पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट इन लिबरल डेमोक्रेसी, और जिसने कि पहला प्रयोग किया था, फर्स्ट पॉलिटिकल राजनीतिक प्रयोग किया था, किसका? उदारवादी लोकतंत्र लाने का। द राइट टू वोट एंड टू गेट इलेक्टेड वॉज ग्रांटेड एक्सक्लूसिवली टू प्रॉपर्टी ओनिंग मैन, और यहाँ पर जो वोट डालने का अधिकार था और चुने जाने का, नेता बनने का अधिकार था, वो केवल उन लोगों को मिला हुआ था जिनके पास कुछ संपत्ति हुआ करती थी। मैन विदाउट प्रॉपर्टी यानी जिनके पास संपत्ति ना हो, एंड ऑल वुमेन, और जितनी भी महिलाएं हैं, वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम पॉलिटिकल राइट्स, उनको कोई भी राजनीतिक अधिकार नहीं दिया गया था, राजनीतिक अधिकारों के दायरे से उनको बाहर रखा गया था। ओनली फॉर ए ब्रीफ पीरियड, थोड़े से समय के लिए, अंडर द जैकोबिन्स डिड ऑल एडल्ट्स मेल्स एन्जॉय सफरेज। अब जैकोबिन्स का आपको याद आ रहा होगा, आपने 9th में पढ़ा था कि जैकोबिन्स की भी ये एक आतंक का शासन था। जैकोबिन्स की सरकार बनी थी कुछ समय बीच में, इन्होंने अपने विद्रोही श्रमिकों की मदद से सरकार बना ली थी। तो इस समय में इन्होंने जितने भी एडल्ट्स थे, मेल्स, सभी को वोटिंग सफरेज का राइट दे दिया था। तो ओनली फॉर ए ब्रीफ पीरियड, बहुत थोड़े से समय के लिए ऐसा हो पाया था जब जैकोबिन्स ने एडल्ट मेल्स एंजॉय सफरेज, मतलब सबको, जितने भी एडल्ट थे उनको वोटिंग का अधिकार दिया था। हाउएवर द नेपोलियनिक कोड वेंट बैक टू लिमिटेड सफरेज। अब नेपोलियनिक कोड जब आया तो फिर उसने वापस उसको ख़त्म कर दिया, उसने सीमित कर दिया। एंड रिड्यूस्ड वुमेन टू द स्टेटस ऑफ ए माइनर, सब्जेक्ट टू द अथॉरिटी ऑफ फादर्स एंड हस्बैंड्स। अब पिता और पतियों के अधीन रहते हुए एक तरह से महिलाओं को नाबालिग के दर्जे पर पहुंचा दिया इन्होंने, कि महिलाएं तो भाई जो पति ने बोल दिया तो वो करेंगी, या जो पिता ने बोल दिया तो वो करेंगी, तो इनके वोट डालने से कोई फ़ायदा नुकसान नहीं है, तो इनको वोट डालने का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए इस हिसाब से नेपोलियनिक कोड के अनुसार। और थ्रू आउट द 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरीज़, यानी पूरी 19वीं शताब्दी में और जो शुरुआत की 20वीं शताब्दी थी, वुमन एंड नॉन प्रॉपर्टाइड मैन ऑर्गेनाइज्ड अपोजिशन मूवमेंट्स डिमांडिंग इक्वल पॉलिटिकल राइट्स। अब जितनी भी औरतें थी और जितने भी जिनके पास संपत्ति नहीं थी, जो पुरुष थे, जिनको ये अधिकार नहीं दिया गया था, पॉलिटिकल राजनीतिक अधिकार नहीं दिया गया था, उनको वोट डालने का अधिकार नहीं था, तो उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया, संघ बनाए अपोजिशन मूवमेंट्स के, विपक्ष का एक संघ बनाया और वो आंदोलन करके मांग करते थे कि उनको भी राजनीतिक अधिकार मिलना चाहिए। मैं ये हाथ में ही लेके वीडियो बना रहा हूँ, मेरा कभी कभी हाथ में थोड़ा दर्द होने लगता है तो मैं थोड़ा पॉज ले लेता हूँ। मैं वीडियो क्वालिटी भी आपको शायद सही नहीं दे पा रहा हूँ, आपको दिक्कत होती होगी तो क्षमा चाहूँगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। इन द इकोनॉमिक स्फीयर, अगर हम आर्थिक धरातल पर बात करें, अब आर्थिक धरातल पर मतलब ऐसे लोगों की बात कर रहे हैं जिनके आर्थिक हित प्रभावित हो रहे हैं किसी तरह। तो इन द इकोनॉमिक स्फीयर लिबरलिज्म स्टूड फॉर द फ्रीडम of markets and the abolition of state imposed restrictions on the movement of goods and capital। तो आर्थिक धरातल पर हम जब उदारवाद की बात कर रहे हैं तो उदारवाद ये कहता है कि मार्केट कैसा होना चाहिए, आज़ाद होना चाहिए। स्टूड फॉर द फ्रीडम ऑफ मार्केट्स, मार्केट में आज़ादी होना चाहिए ये। एंड द एबोलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज्ड रिस्ट्रिक्शंस, राज्य के द्वारा जितने भी प्रतिबंध लगाए गए हैं ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल, यानी वस्तुओं और पूंजी के आवागमन पर जितने भी राज्य के द्वारा प्रतिबंध लगाए गए हैं, इन सबको
समाप्त कर देना चाहिए और बाज़ार को स्वतंत्र कर देना चाहिए इन प्रतिबंधों से। और ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी यानी 19वीं शताब्दी के दौरान दिस वॉज ए स्ट्रॉन्ग डिमांड ऑफ द इमर्जिंग मिडिल क्लासेस, और ये बहुत मजबूत मांग थी, बहुत मजबूत मांग थी 19th सेंचुरी के दौरान। किसकी? मिडिल क्लासेस की, और जो अभी अभी इमर्ज हो रहे थे सोसाइटी में। लेट अस टेक द एग्जाम्पल ऑफ द जर्मन स्पीकिंग रीजन्स इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी। तो चलिए एक उदाहरण लेते हैं फर्स्ट हाफ 19th सेंचुरी में, यानी 1800 से 1850 तक की बात की जा रही है। और कहाँ पर? जर्मन स्पीकिंग रीजन्स इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी। समझ गए होंगे आप। नेपोलियंस एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स हैड क्रिएटेड आउट ऑफ, तो नेपोलियंस एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स यानी जो प्रशासकीय उपाय, जो तरीके अपनाए गए थे नेपोलियन के द्वारा, हैड क्रिएटेड आउट ऑफ काउंटलेस स्मॉल प्रिंसिपलिटीज़ ए कन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स। तो जितनी भी बहुत सारी अनगिनत रियासतें जो थी, नेपोलियन ने उनको एक संघ बना दिया था 39 स्टेट्स का, 39 राज्यों का एक संघ बन गया था वहाँ पर नेपोलियन के द्वारा। और ईच ऑफ दीज पोसेस्ड इट्स ओन करेंसी एंड वेट्स एंड मेजर्स, और जितने भी 39 स्टेट्स थे इनकी खुद की अपनी करेंसी थी, खुद के इनके वेट्स, वजन थे, किलो वगैरह, एंड मेजर्स, नाप के जितने भी मेजर्स ये थे, इनके साधन स्रोत सबके अपने अपने अलग अलग थे। और मर्चेंट ट्रैवलिंग इन 1833 की बात की जा रही है कि अगर कोई व्यापारी है, यात्रा कर रहा है फ्रॉम हैम्बर्ग टू न्यूरेमबर्ग टू सेल हिज गुड्स वुड हैव हैड टू पास थ्रू 11 कस्टम बैरियर्स। यानी अगर कोई व्यक्ति 1833 में हैम्बर्ग से न्यूरेमबर्ग, ये नॉर्थ में पड़ेगा, मिड यूरोप के नॉर्थ से, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर यूरोप है, हैम्बर्ग है, तो यहाँ पर पड़ेगा पूरे यूरोप में मिड में इतनी दूरी सीधे। तो हैम्बर्ग टू न्यूरेमबर्ग टू सेल हिज गुड्स, अगर उसको अपना वस्तुओं को बेचने जाना पड़ता होगा तो वुड हैव हैड टू पास थ्रू, तो उसको गुजरना पड़ता था 11 कस्टम्स बैरियर्स, सीमा शुल्क बाधाएं जितनी भी थी वहाँ से उसको 11 बाधाओं से गुजरना पड़ता था। एंड पे अ कस्टम्स ड्यूटी, और सीमा शुल्क देना पड़ता था उसको ऑफ अबाउट 5% एट ईच वन ऑफ देम, यानी जितना भी वो सामान लेके जा रहा है तो सबके लिए उसको सबका 5% देना पड़ता था। और ड्यूटीज़ वर ऑफन लेविड अकॉर्डिंग टू द वेट और मेजरमेंट ऑफ द गुड्स, और उनका जो वेट होता था, उनका जो वजन होता था या उनकी जो नाप होती थी उसके अनुसार इनसे ये लिया जाता था कर। और एज ईच रीजन हैड इट्स ओन सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स, और जैसे कि सारे राज्यों के, क्षेत्रों के अपने अपने वेट्स और मेजर्स के सिस्टम होते थे। दिस इन्वॉल्व टाइम कंज्यूमिंग कैलकुलेशन। अब यहाँ पर इस क्षेत्र में कुछ और है तो वो अपना हिसाब से कर रहा है, मेज़र कर रहा है, वेट कर रहा है, और दूसरा वाला अपने हिसाब से कर रहा है, तो इसमें बहुत समय बर्बाद हो जाता था नापने तोलने में। और द मेजर्स ऑफ क्लॉथ, जो कपड़े की नाप होती थी, फॉर एग्जांपल उदाहरण के लिए, वाज द एली, यहाँ पर एली के द्वारा मेज़र किया जाता था कपड़े को, विच इन ईच रीजन स्टूड फॉर ए डिफरेंट लेंथ, और हर क्षेत्र में देखिए एली हर क्षेत्र में अलग अलग उसका लेंथ हो जाती थी। एन एली ऑफ टेक्सटाइल मटेरियल, जो कपड़ा है अगर उसका एक एली नापा जाए तो बॉट इन फ्रैंकफर्ट वुड गेट यू 54.7 सेंटीमीटर। तो अगर उसको आप फ्रैंकफर्ट में लेते हैं तो आपको इतना मिलेगा 1 एली का 54.7 सेंटीमीटर, जैसे हम लोग 1 मीटर नहीं लेते हैं उस हिसाब से, ठीक है। तो एन एली ऑफ टेक्सटाइल मटेरियल बॉट इन फ्रैंकफर्ट, अगर एक एली लिया गया किसी कपड़े वाली वस्तु का तो फ्रैंकफर्ट में उसको इतना कपड़ा मिलेगा 54.7 सेंटीमीटर। और इन मेंज, अगर वो मेंज में लेता है तो 55.1 सेंटीमीटर। अब देखिए कितना अंतर हो गया। इन न्यूरेमबर्ग, अगर न्यूरेमबर्ग में लेता है बिल्कुल ऊपर से नीचे यहाँ लास्ट में, अभी मैं आपको दिखाता हूँ मैप में, तो न्यूरेमबर्ग में लेगा तो 65.6 सेंटीमीटर कपड़ा उसको मिलेगा, और इन फ्रीबर्ग में लेगा तो 53.5 सेंटीमीटर। तो मेजर्स में भी बहुत डिफरेंसेस थे
और इससे बहुत फ़र्क पड़ता था उनके उद्योग व्यापार पर। तो ये आप देख सकते हैं, ये नीरमबर्ग है। अब देखिए मैं इसको बड़ा कर रहा हूँ, यहाँ ऊपर आपको दिखेगा हैम्बर्ग। देखिए नीरमबर्ग ये बड़ा हो रहा है, ये ऊपर। नहीं दिखा? ये है हैम्बर्ग। तो आपको देखिए हैम्बर्ग से यहाँ से आते 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 यहाँ नीरमबर्ग आते आते 11 स्टेट से गुजरना पड़ता है और यहाँ पर 5% आपको देते चलना पड़ता है। ये स्थिति थी वहाँ पर। चलिए आगे पढ़ते हैं। सच कंडीशंस वर व्यूड एज ऑब्स्टेकल्स, और इस प्रकार की जो परिस्थितियाँ थी जो हम देख रहे हैं, व्यूड एज ऑब्स्टेकल्स, ये बाधाएं समझी गई, टू इकोनॉमिक एक्सचेंज एंड ग्रोथ बाय द न्यू कमर्शियल क्लासेस, यानी न्यू जो व्यापारिक वर्ग थे उनके अनुसार ये सब बाधाएं थी आर्थिक आदान प्रदान के लिए और आर्थिक विकास के लिए। और हु आर्ग्यूड, और ये जो कमर्शियल क्लासेस थे इन्होंने तर्क दिया, बातचीत के द्वारा कहा ये सब बातें कि फॉर द क्रिएशन ऑफ ए यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी अलाउइंग द अनहिंड्रेंस मूवमेंट ऑफ गुड्स पीपल एंड कैपिटल। अब इन्होंने तर्क दिया, कहा कि अब ऐसा आर्थिक क्षेत्र का बिल्कुल एकीकृत जो हो उसका क्रिएशन, उसका निर्माण होना चाहिए, जो कि हमको अनुमति दे कि हमारी जितने भी वस्तुओं के, लोगों के और पूंजियों के जो आवागमन हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, उसको बिना रोके, बिना किसी बाधा के वो आवागमन हो सके। तो ऐसा कोई हमारा एक यूनिफाइड इकोनॉमिक क्षेत्र बनना चाहिए, कोई एक ऐसा आर्थिक क्षेत्र बनना चाहिए। इन 1834 एक कस्टम्स यूनियन सीमा शुल्क संघ, 1834 में एक कस्टम्स यूनियन सीमा शुल्क संघ बना, या उसी को बोलते हैं जोल्वेरिन, वॉज फॉर्म्ड, बनाया गया एट द इनिशिएटिव ऑफ पर्सिया की पहल पर बनाया गया, एंड जॉइंड बाय मोस्ट ऑफ द जर्मन स्टेट्स, और बहुत सारे जर्मन स्टेट्स के द्वारा उसको ज्वाइन कर लिया गया, उसको उसमें सम्मिलित हो गए। द यूनियन एबोलिश्ड टैरिफ बैरियर्स, अब जितने भी बाधाएं थी टैरिफ्स की, टैरिफ बाधाएं जितनी भी थी उसको सबको यूनियन ने समाप्त कर दिया। एंड reduced द नंबर ऑफ करेंसीज फ्रॉम ओवर 30 to 2। अब उस समय समझ लीजिए कि 30 प्रकार की करेंसी चल रही थी, तो इन करेंसीज को भी इस संघ ने, जो कस्टम्स यूनियन बनी थी, उसने कम कर दिया था। और कहाँ 30 प्रकार की करेंसी चलती थी तो 2 प्रकार की करेंसी पे ले आए उसको। द क्रिएशन ऑफ ए नेटवर्क ऑफ रेलवेज फर्दर स्टिमुलेटेड मोबिलिटी, हार्नेसिंग इकोनॉमिक इंटरेस्ट टू नेशनल यूनिफिकेशन। अब देखिए यहाँ पे द क्रिएशन ऑफ ए नेटवर्क ऑफ रेलवेज, अब रेलवेज का नेटवर्क क्रिएट हो चुका है और इसने आगे स्टिमुलेटेड मोबिलिटी, इसने प्रोत्साहित किया, गति दिया, ठीक है। और किसको गति दिया? ये जो एक हो गए हैं, देखिए आर्थिक हितों के कारण ये जो व्यापारी वर्ग है, नया व्यापारी वर्ग जो विरोध कर रहा था ये ऑब्स्टेकल्स का, जो स्टेट ने रिस्ट्रिक्शंस लगाए थे इनके ऊपर, ठीक है, तो उसका विरोध कर रहा था, उसकी वजह से ये एक हो चुके थे। अब इन्होंने एक सीमा शुल्क संघ बना दिया। अब आगे जो क्रिएशन हुआ रेलवे के नेटवर्क का, तो उसने क्या किया, और गति प्रदान किया इनकी एकता को, और हार्नेसिंग इकोनॉमिक इंटरेस्ट, और इनके जितने भी आर्थिक हित थे उनको काय में बदल दिया, नेशनल यूनिफिकेशन में। अब राष्ट्रीय एकीकरण में बदल गई, उनकी जो आर्थिक हित था राष्ट्रीय एकीकरण में बदल गया। और ये वेव ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म, और ये जो आर्थिक राष्ट्रवाद था, इस स्ट्रेंथन्ड द वाइडर नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स ग्रोइंग एट द टाइम। और ये जो इकोनॉमिक नेशनलिज्म था, राष्ट्रवाद था, आर्थिक राष्ट्रवाद, इसने शक्ति प्रदान किया, द वाइडर नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स ग्रोइंग एट द टाइम। और उस समय यूरोप में जितना भी राष्ट्रवाद की भावना पनप रही थी और बड़े पैमाने पर पनप रही थी, उसको और शक्ति प्रदान की।
तो ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक मुझे लगता है कि मैं आप लोग को अच्छे से समझा पाया हूँ। और अगर इसमें आप लोगों को कोई भी दिक्कत महसूस होती हो, कोई चीज़ अगर मुझसे कुछ चूक रह गई हो, कुछ गलती है, कुछ आपको समझ में नहीं आ पा रहा है, तो आप कमेंट्स के द्वारा पूछ सकते हैं मुझसे। ठीक है, टेक केयर, स्टडी वेल एंड प्रॉपरली। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।